तंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा, हिंदी भाषा। हेलो बच्चों, मैं रेहमनिसा इस बार आपके लिए लाई हूँ एक और नया पाठ, बसंत की सच्चाई। बच्चों, हम इस पाठ के विश्लेषण में देखेंगे बसंत की सच्चाई पाठ की विधा, बसंत की सच्चाई पाठ का आशय तथा उद्देश्य, लेखक परिचय, कठिन शब्दार्थ, पाठ का सारांश तथा अंत में पाठ के प्रश्नोत्तरों का विश्लेषण व अभ्यास प्रश्न। तो सबसे पहले देखते हैं बसंत की सच्चाई पाठ की विधा। पाठ की विधा बच्चों, आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ बसंत की सच्चाई एक एकांकी है। एकांकी एक अंक वाला छोटा नाटकीय रूपांतर होता है जिसमें 2 या 3 दृश्य होते हैं। इस एकांकी के पात्रों से संबंधित जानकारी हमें उन्हीं के वार्तालाप से मिलती है। जैसे हम इस पाठ में देखते हैं कि बसंत और प्रताप किस कारण से भीखू अहीर के घर में रहते हैं, और पंडित राजकिशोर का व्यक्तित्व भी हमें दूसरे पात्रों के वार्तालाप से ही पता चलता है। जबकि इसी विधा से मिलती जुलती एक और विधा है नाटक। नाटक में नायक नायिकाओं के जीवन से संबंधित सभी मुख्य घटनाएं लिखी होती हैं और यह बहुत विस्तृत रूप होता है। जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु आदि नाटक, जिसमें हम इन ऐतिहासिक नायकों के जीवन की सभी मुख्य घटनाओं तथा अंत का उल्लेख है। अब आपको समझ में आया होगा कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। तो बसंत की सच्चाई एक एकांकी है। आगे बढ़ते हैं इस पाठ के आशय तथा उद्देश्य की ओर। बच्चों, पाठ का आशय है छात्रों में ईमानदारी को उजागर करना, समाज सेवा की भावना बढ़ाना तथा बच्चों में सत्य की महिमा को समझाना। एकांकी के उद्देश्य के बाद हम देखेंगे बसंत की सच्चाई एकांकी के लेखक का परिचय। लेखक परिचय में हम देखेंगे विष्णु प्रभाकर का जन्म सन 1912 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर गांव में हुआ। वे मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखक थे। इनकी शिक्षा पंजाब राज्य में शिक्षा पाए और वहीं 15 वर्ष तक सरकारी नौकरी करते रहे। सन 1955 में आकाशवाणी दिल्ली में नाटक निर्देशक बने। 1.5 वर्ष बाद त्यागपत्र देकर सारा समय साहित्य साधना में लगाया। विशेषता, विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक थे। आपकी एकांकियां मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत हैं, यानी मानवीय संवेदनाओं से, भावनाओं से भरी हुई हैं। ओतप्रोत होना, भरी होना। मानवीय संबंधों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर भावनात्मक चित्रण इनकी विशेषता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति, गृहस्थी आदि। तो बच्चों, हम अब आगे देखते हैं कुछ कठिन शब्दार्थ। कुछ शब्दार्थ वैसे भी आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं और कुछ मैंने जमा किए हैं जिससे आपको पाठ को समझना आसान हो जाएगा। तो मैं शब्दार्थ और शब्दार्थ बोलती जाऊंगी, अब ध्यान से सुनना। पहला शब्द है शरणार्थी। शरणार्थी का अर्थ है किसी की शरण या आश्रय में रहने वाला। दूसरा है राह, यानी रास्ता। नेक्स्ट, फेरी वाला, सामान को टोकरी या ठेले पर घूमते हुए बेचने वाला। खद्दरधारी, खादी के कपड़े पहने हुए। दिया सलाई। बच्चों, दिया सलाई का
यहाँ पे दो मतलब होते हैं, माचिस, मैच बॉक्स या बेंकी पटना बोलते हैं ना, या फिर बेंकी कड्डी भी होता है। लेकिन सोचने वाली बात है, कोई एक बेंकी कड्डी तो नहीं बेचेगा ना कि मैच बॉक्स, ये मैच बॉक्स ही बेचेगा, पूरा बेंकी पटना ही बेचेगा ना। तो यहाँ पे माचिस को लेंगे बेंकी पटना, बेंकी कड्डी नहीं लेंगे। बेंकी कड्डी को भी दिया सलाई ही बोलते हैं और दिया सलाई के डिब्बे को भी दिया सलाई ही बोलते हैं। तो यहाँ पे है बेंकी पटना, बेंकी पटना बोलते हैं ना, माचिस, दिया सलाई, मैच बॉक्स। नेक्स्ट है देसी बटन, अपने देश में तैयार किया गया बटन। ये बच्चों इसे ऐसे बोल सकते हैं कि लेखक ने आज़ादी से पहले के दिन भी देखे हैं, क्योंकि इनका जन्म 1912 में हुआ था और उस समय स्वदेशी चीज़ों को पहनना बहुत गर्व की बात मानी जाती थी। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना, स्वदेशी चीज़ें पहनना। तो ये जैसे शान की तरफ, जैसे हम कोट पे ब्रोच लगाते हैं ना, वैसे बड़ा बटन होगा, तो वो बटन बेच रहा होगा, यानी देशी बटन है, देश में, हाँ, अपने देश में तैयार किया हुआ बटन है, ऐसे कह के बेचता है बसंत। तो देसी बटन, अपने देश में तैयार किया गया बटन। सिर्फ, केवल, रुआं सा, रोने जैसा। टटोलना, बच्चों टटोलना होता है अंधेरे में या बिना देखे ढूंढना। अंधेरे में जब जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता हो, सिर्फ हम हाथ के इशारे से ढूंढते हैं, या फिर हम पाजामे की जेब में हाथ डाल के ढूंढते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पे सिर्फ टटोलते हैं। बिना देखे या अंधेरे में ढूंढने को टटोलना कहते हैं। अगला शब्द है भुना लाना, छुट्टे करा के लाना। नोट भुना लाना, नोट के छुट्टे करा के लाना। अगला शब्द है उत्सुकता, बेचैनी। नेक्स्ट है शक्ल, सूरत या मुख। अगला शब्द है बिखर जाना, इधर उधर फैल जाना, इधर उधर होना, चीज़ें इधर उधर फैल जाना, बिखर जाना। अगला शब्द है अहीर, अहीर यानी ग्वाला, दूध बेचने वाला, गोल्ला बोलते हैं ना, गोल्लरू, गोल्ला। वैसे आता है अहीर टीला, गोल्लरा ओणी, गोल्लरा हट्टी बोलते हैं ना, तो वो अहीर टीला। नेक्स्ट दर्द से कराहना, दर्द से कराहना होता है दर्द से तड़पना, दर्द से आह खींचना, आह करना, आह आह ऐसे बोलते हैं ना, तो वो दर्द से कराहना होता है। स्क्रीन कराना, एक्सरे निकालना। अभी कभी कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे निकालते हैं ना, तो स्क्रीन कराना, एक्सरे निकालना। और आखिरी शब्द है दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलने वाला, ना मिलने वाला, बहुत मुश्किल से मिलने वाला भी हो सकता है। पहला दृश्य है, एकांकी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि बाजार का एक दृश्य है। एक 12 वर्ष का लड़का कुछ चीज़ें बेच रहा है, जैसे छलनी, बटन, दिया सलाई आदि। वो बहुत ही गरीब दिखाई दे रहा है और हर एक आदमी के पास जाकर अपनी चीज़ें लेने को कहता है। उसका नाम बसंत है और वह फेरी वालों की तरह आवाज़ लगा रहा है। बच्चों फेरी वाले क्या होते हैं? ये जो सामान टोकरियों में लेकर या फिर ठेले में लेकर, धकेलने वाली गाड़ियों में लेकर फेरी वाले आवाज़ लगाते फिरते हैं ना, ये ले लो वो ले लो, उनको फेरी वाला कहते हैं हिंदी में। तो बटन ले लो, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो, ऐसे कुछ अलग से, क्योंकि फेरी वालों का हर एक की अलग शैली होती है। बच्चों आपने देखा होगा, आपके मोहल्ले में भी कई फेरी वाले घूमते होंगे, तो हर एक का अंदाज अलग होता है। तो ये भी ऐसे ही आवाज़ लगाते हुए घूम रहा है, कोई उसकी बात नहीं सुनते हैं, तो सब देखकर उसे आगे बढ़ते जाते हैं, नज़रअंदाज करते जाते हैं। तभी बसंत की दृष्टि एक आदमी पर पड़ती है, वही पंडित राजकिशोर होते हैं। बसंत उनके पास जाता है और उनसे कोई एक वस्तु खरीदने को कहता है। वह कहता है, साहब जी बटन लीजिए या दिया सलाई लीजिए। जब पंडित राजकिशोर जी मना करते हैं तो वह उन्हें छलनी बताते हुए कहता है कि साहब जी इससे आप दूध छान सकते हैं, चाय छान सकते हैं। क्योंकि बच्चों विक्रेता यानी वस्तुओं को बेचने वाला, विक्रेता
अर्थात चीज़ें बेचने वालों का यह गुण होता है कि वह अपनी चीज़ों के गुण बताते हुए उनको बेचते हैं, क्योंकि लेने वाला उससे प्रभावित हो। तो वैसे ही बसंत भी वो अपनी चीज़ों के गुण बता रहा है कि छलनी से आप चाय छान सकते हैं, दूध छान सकते हैं, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, ये ले लीजिए। वैसे ही बसंत पंडित राजकिशोर को प्रभावित करना चाहता है, पर पंडित राजकिशोर जी कहते हैं कि उन्हें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। उनके मना करने पर भी वह विनम्र स्वर में दोबारा विनती करता है कि कुछ तो लीजिए, और यह भी बताता है कि सुबह से कोई वस्तु नहीं बिकी, आप कुछ तो लीजिए। पंडित राजकिशोर जी बसंत के आग्रह पर, आग्रह करना यानी बार बार बोलना, इंसिस्ट करना जो कहते हैं, अंग्रेजी में इंसिस्ट करना बोलते हैं, बार बार बोलना। पंडित राजकिशोर जी बसंत के आग्रह पर अपनी जेब टटोलते हैं। बच्चों, टटोलना क्या होता है? ढूंढना होता है। खुली आंखों से सामने कोई चीज़ गुम हो गई है तो आंखों से देखते हुए उसको ढूंढना होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन या फिर उसको ढूंढ निकालना होता है, वो ढूंढना। टटोलना क्या होता है? हम जेब में हाथ डाल के टटोलते हैं, लेकिन जेब में आंख नहीं होती है ना, आंख नहीं डाल सकते ना, तो बिना देखे किसी चीज़ को ढूंढते हैं उसको टटोलना कहते हैं। अभी अचानक से बिजली चली जाती है तो आप दिया सलाई के लिए, मैच बॉक्स के लिए ढूंढते हो तो ऐसे ही सिर्फ हाथ डाल के ढूंढते, हाँ यहाँ पे रखा था, तो ऐसे टटोलते हो ना, उसे टटोलना बोलते हैं। तो जब आप अपनी जेब में भी हाथ डालोगे तो टटोलोगे, जेब में पूरी आंखें डाल के नहीं देख सकते तो सिर्फ हाथ से टटोलोगे। तो पंडित राजकिशोर भी अपनी जेब टटोलते हैं, पर छुट्टा ना पाकर फिर 2 पैसे निकालते हैं। इन्हें ज़्यादा छुट्टा नहीं होता, सिर्फ 2 पैसे होते हैं, उन्हीं 2 पैसों को निकालते हैं और बसंत को देना चाहते हैं, पर बसंत लेने से मना करता है। पंडित राजकिशोर के पूछने पर कि क्यों लेना नहीं चाहते तो वह कहता है कि अगर आप छलनी खरीदेंगे तो बेहतर होगा। फिर पंडित राजकिशोर जी पूछते हैं कि तुम्हें एक छलनी बेचने पर कितना मिलता है? तो बसंत कहता है कि 2 पैसे। इस बात को सुनकर पंडित राजकिशोर जी कहते हैं कि यह तो 2 पैसे ले लो और समझ लो मैंने छलनी ले ली है। इस पर बसंत कहता है कि यह तो भीख होगी साहब, यानी बिना किसी वस्तु को बेचे, बिना किसी मेहनत के पैसे ले लेना भीख होगी साहब। बसंत की यह बात सुनकर पंडित राजकिशोर जी मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि उसकी आयु भी इतनी छोटी है, 12 साल का लड़का है और वह दिए हुए पैसे चुपचाप लेना नहीं चाहता। तो उसकी इस बात पर कि ये तो भीख होगी, इस बात पर पंडित राजकिशोर भी मुग्ध हो जाते हैं, उसी की तरफ देखने लगते हैं। वे फिर से अपने जेब टटोलते हैं और कहते हैं कि उनके पास छुट्टे तो नहीं हैं, पर नोट है। तो बसंत उदास हो जाता है। तब पंडित राजकिशोर जी कहते हैं कि इसीलिए लेने से मना कर रहा था मैं। वे कहते हैं कि मेरा घर किशनगंज में है, कल मेरे घर पर ले आना। तभी बसंत थोड़ा सोच कर कहता है कि मुझे नोट दीजिए, मैं नोट भुना लाता हूँ। भुना लाना होता है बच्चों छुट्टा करा कर लाना, यानी चेंज लाना। अब हमारे पास छुट्टा नहीं है तो हम जाके दुकान वालों से पूछते हैं ना कि छुट्टा दे दो, तो भुना लाना होता है छुट्टा करा कर लाना। तो वो कहता है कि मुझे नोट दीजिए, मैं भुना कर लाता हूँ। यह कहकर वह नोट लेकर बाजार में चला जाता है। जल्दी आने का वादा करके जाता है, पर संयोगवश वह नहीं आ पाता है। इधर पंडित राजकिशोर जी बसंत की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। 15-20 मिनट गुजर जाते हैं, पर बसंत नहीं आ पाता है। फिर निराश होकर वे चले जाते हैं। यहाँ पर पहला दृश्य समाप्त होता है बच्चों।
तो दूसरा दृश्य देखते हैं। दूसरे दृश्य में मंच में थोड़ा सा बदलाव। मंच यानी रंगमंच, स्टेज पर थोड़ा सा बदलाव है। एक ओर किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। एक दुबला पतला 10 वर्ष का लड़का पंडित राजकिशोर जी का घर ढूंढते हुए घूम रहा होता है। दिखने में बसंत जैसा है। वह बसंत का छोटा भाई प्रताप है। क्योंकि बसंत का छोटा भाई है, भाई भाइयों में सिमिलैरिटीज होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो बसंत जैसा दिख रहा है, लेकिन उम्र में 10 वर्ष है। क्योंकि बसंत की उम्र बड़ी 12 वर्ष थी, बड़ा भाई था। ये छोटा भाई है 10 वर्ष का, उसका नाम है प्रताप। आते जाते व्यक्तियों से पंडित राजकिशोर जी का पता पूछ रहा होता है। प्रताप किसी एक राह चलते व्यक्ति से पूछता है कि क्या यही किशनगंज है? तो वह व्यक्ति कहता है कि हाँ। उस पर प्रताप फिर से पूछता है कि पंडित राजकिशोर जी का पता, घर कहाँ है? पर वह व्यक्ति कहता है कि वह नहीं जानता। इस पर वह आगे बढ़ते हुए दूसरे व्यक्ति से पूछता है, तो वह दूसरा व्यक्ति इशारा करके बताता है। इशारा करके यानी इंडिकेट करके, उधर बताते हुए, उंगली से इशारा करते हुए बताता है कि जहाँ पर नीला पर्दा लटक रहा है यानी लगा हुआ है, वही पंडित राजकिशोर जी का घर है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान पर जाकर आवाज लगाता है, तो अंदर से आवाज आती है, कौन है? और प्रश्न भी पूछते हैं कि क्या बात है। आवाज लगाना है ना, जाकर घर में कोई हो तो हम सीधे नहीं घुसते ना बच्चों। किसी के घर पे जाते हैं तो पहले बाहर खड़े होकर आवाज लगाते हैं। अजनबियों के घर पर जाने पर, अगर हमारे अपनों का घर है, हमारे दोस्तों का घर है, तो भी सीधे चले जाते हैं। लेकिन अजनबी है, हमें नहीं पता है कि वो कौन है, तो जाकर हम सबसे पहले आवाज़ लगाते हैं। आवाज़ लगाना है यानी बाहर से पुकारना। तो प्रताप भी पंडित राजकिशोर जी ऐसे आवाज़ लगाता है, तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन है और क्या काम है, क्या बात है। तब प्रताप कहता है कि मैं प्रताप हूँ, मुझे मेरे भाई बसंत ने भेजा है। इस पर पंडित राजकिशोर जी बाहर आकर पूछते हैं कि तुम्हारा भाई कौन है? प्रताप कहता है कि आज दोपहर में जो लड़का आपको छलनी बेचा था, वही मेरा बड़ा भाई बसंत है। फिर पंडित राजकिशोर जी कहते हैं कि हाँ, मैंने एक छलनी खरीदी थी और छुट्टा ना होने के कारण उसे नोट भी दिया था। प्रताप कहता है कि वह नोट भुना कर ला रहा था, तो मोटर के नीचे आ गया और उसके पैर कुचले गए। कुचले जाना यानी टूट जाना, टुकड़े टुकड़े यानी बहुत हड्डियां अंदर से छोटे छोटे टुकड़े हो जाना, कुचले जाना। इसीलिए वह छुट्टा लौटाने नहीं आ सका। पंडित राजकिशोर जी आश्चर्य और दुखी होते हैं कि इतने छोटे 12 साल के लड़के का इतनी ऐसी दुर्घटना हो गई है, पैर कुचले गए हैं। ये सोचकर वो आश्चर्यचकित भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। फिर प्रताप कहता है कि उसका सारा सामान बिखर गया। बिखर जाना यानी इधर उधर चले जाना, इधर उधर फैल जाना, बिखर जाना। चल्ला पिल्ली आगोदू बोलते हैं ना कन्नड़ में। बिखर गया और दोनों पैर कुचल गए यानी दोनों पैर कुचले गए। पंडित राजकिशोर बहुत चिंतित और भयभीत होते हैं, यानी उन्हें बहुत चिंता भी होती है बसंत की, और भय भी होता है कि पता नहीं कितनी इंजरी हुई होगी। और तब प्रताप कहता है कि लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे घर पहुंचाया है, यानी वो चल के नहीं जा सकता था, तो लोगों ने उठाकर उसको घर पहुंचाया। इसीलिए छुट्टा लौटाने वह नहीं आ सका और छुट्टा लौटाने के लिए उसने मुझे भेजा है। ये लीजिए आपके 14.5 आने। मैंने बताया था बच्चों, कश्मीरी सिब में कि 1 रुपये के 16 आने होते हैं। तो एक छलनी के पैसे लेने के बाद जो बचे हैं 14.5 आने, वो लौटाने आया है 1 रुपये में। तब पंडित राजकिशोर जी पूछते हैं कि अब बसंत कहाँ है? इस पर प्रताप कहता है कि घर पर। फिर पंडित राजकिशोर जी पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो वो कहता है कि हम भीखू अहीर के घर में रहते हैं। इस पर पंडित राजकिशोर जी पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो प्रताप कहता है कि वे दोनों दंगे में मारे गए।
और हम अनाथ हैं, इसी कारण हम भीखू अहीर के घर पर रहते हैं। इस बात पर वे बहुत चिंतित होते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पंडित राजकिशोर प्रताप के साथ चलने की बात करते हैं तो उस बात को सुनकर प्रताप आश्चर्य से उन्हीं को देखने लगता है। यानी कोई बड़ा आदमी, बहुत ही मशहूर आदमी किसी गरीब के घर आना चाहे तो वो तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, बहुत ही अचंभे वाली बात है। तो प्रताप उन्हीं को देखने लगता है, क्योंकि इतने बड़े आदमी वो भी एक गरीब शरणार्थी को देखने जाएंगे। दोनों जाने लगते हैं। जाने से पहले पंडित राजकिशोर जी अपने नौकर अमर सिंह से कहते हैं कि वे प्रताप के साथ अहीर टीला आ जाए। वे प्रताप के साथ अहीर टीला जा रहे हैं, तुम डॉक्टर वर्मा को लेकर अहीर टीला आ जाओ और उनसे कहना कि एक लड़की की टांगें मोटर के नीचे कुचली गई हैं, वहां आकर भीखू अहीर का घर पूछ लेना। बच्चों, आखिरी और तीसरा दृश्य है। इस दृश्य में पर्दे पर एक भीखू अहीर का घर, बसंत जमीन पर लेटा हुआ दर्द से कराह रहा है। कराहना होता है बच्चों, दर्द से चीखना, आह करना, दर्द के साथ आह करना होता है कराहना। बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिसे हम निभा नहीं सकते, जिसे हम बेयर नहीं कर सकते, अनबेरेबल, बेयर नहीं कर सकते जिसे हम, और उस बेयर ना करने पर, उसके ना निभाने पर हम जो आवाज़ निकालते हैं उसको बोलते हैं कराहना। दर्द से करा रहा है, यानी बसंत को बहुत दर्द हो रहा है। पंडित राजकिशोर जी और प्रताप प्रवेश करते हैं। प्रताप अपने भाई बसंत को पंडित राजकिशोर जी को दिखाता है तो पंडित राजकिशोर जी कहते हैं कि यह तो ज़मीन पर लेटा हुआ है। यानी उनका अंदाज़ा था कि अगर वो बीमार है, उसको इतना ज़ख्म हुआ है तो किसी पलंग पे या बिछौने पे सोया हुआ होगा, लेकिन वो गरीब है तो ज़मीन पे लेटा हुआ है। अचानक बसंत पंडित राजकिशोर जी को देखकर चौंक जाता है। चौंक जाना, अचंभे में पड़ जाना, आश्चर्य हो जाना कि एकदम से अगर हमें कोई आके ऐसे गप से डरा देता है तो हम चौंक पड़ते हैं कि ना होने वाली चीज़ जिसका हम अंदाज़ा नहीं रखते, जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, वो नहीं होता, ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम चौंक जाते हैं। पीछे से कोई आके हमें एकदम से डराता है जिसका हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है तो हम चौंक जाते हैं। तो ऐसे ही कि बसंत के घर, इस गरीब के घर पंडित राजकिशोर जी आए हैं, ये ना सोचने वाली बात है कि कोई आ भी सकता है क्या ऐसे। तो इसे देखकर बसंत राजकिशोर जी को देखकर चौंक जाता है और कहता है आप यहाँ हमारे गरीब घर पर। तो पंडित राजकिशोर जी चोट को देखने के लिए बसंत के पैरों को छूते हैं। वो बसंत के पैरों को छूते हैं तो वह चीख पड़ता है, यानी बहुत दर्द होता है। दर्द वाली जगह को छू के देखो बच्चों, बहुत दर्द और ज़्यादा होता है। तो पंडित राजकिशोर जी जैसे ही छूते हैं वो और भी ज़ोर से चीख पड़ता है और दर्द से होंठ भींचता है। होंठ भींचना, जब हमसे दर्द सहन नहीं होता है तो हम ऐसे होंठ अंदर लेके होंठ को अपने दांतों में दबा के दर्द को सहने की कोशिश जो करते हैं उसको बोलते हैं होंठ भींचना। यानी सारा दर्द निगलने के लिए जो हम अपने दांतों में होंठों को दबाते हैं उसको बोलते हैं होंठों को भींचना। तो जैसे ही पंडित राजकिशोर जी बसंत के पैर को छूते हैं तो दर्द की वजह से वो चीख पड़ता है और वो उस दर्द को सहने के लिए अपने होंठ भींचता है, यानी अपने दांतों तले अपने होंठ दबाता है, आह करने लगता है। पंडित राजकिशोर जी तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि अभी डॉक्टर आते ही होंगे। इस पर उसी दर्द में बसंत कहता है कि मैं मोटर गाड़ी से टकरा गया, इसीलिए आपके पैसे लौटाने नहीं आ सका। वहाँ भी वो अपनी सफाई देता है, यानी अपनी ओर से सफाई देता है कि मैं नोट भुना कर ला रहा था, अचानक मोटर गाड़ी से टकरा गया और मैं
गिर पड़ा, जख्मी हो गया, इसीलिए आपके पैसे लौटाने नहीं आ सका। पैसों को नज़रअंदाज करके वे डॉक्टर की प्रतीक्षा करते हैं। पंडित राजकिशोर जी एक दयालु इंसान हैं, तो बसंत की बात, पैसों की बात को वो नज़रअंदाज करते हैं, सुनी अनसुनी करके, छोड़ो पैसों की चिंता मत करो, ऐसे कहकर वो डॉक्टर की प्रतीक्षा करते हैं, यानी इंतज़ार करते हैं। डॉक्टर आते हैं और पंडित राजकिशोर जी से कहते हैं कि मैंने इसे बाज़ार में देखा है, यानी वो भी जब डॉक्टर बाज़ार में घूम रहे होते हैं तो उन्होंने भी बसंत को देखा है, तो कहते हैं कि मैंने इस लड़के को बाज़ार में देखा है। डॉक्टर बसंत के पैरों की जांच करते हैं। जांच करना यानी उसकी देखना, उसको देखना, जांचना। जांच करते हैं और कहते हैं कि लगता है एक पैर की हड्डी टूट गई है, शायद स्क्रीन कराना पड़ेगा। स्क्रीन कराना, यहाँ पे उस समय स्क्रीन कराना लिखा है, जैसे अभी यहाँ पे एक्सरे निकलवाते हैं, स्कैनिंग करवाते हैं, बहुत ही बारीक चीज़ देखनी है तो स्कैनिंग करवाते हैं, या फिर टूटी हुई हड्डी को देखना है तो एक्सरे करवाते हैं, तो इसको स्क्रीन कहा है यहाँ पे। तो हड्डी टूट गई है इसलिए शायद स्क्रीन कराना पड़ेगा, यानी एक्सरे करा के देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या टूटा है। दूसरा पैर तो ठीक है, एक पैर बहुत ही टूटा हुआ है, स्क्रीन कराना पड़ेगा। दूसरा पैर ठीक है, थोड़े से जख्म हुए हैं तो ठीक है कहते हैं। तो पंडित राजकिशोर जी एम्बुलेंस को फ़ोन करने जाते हैं। इतनी देर में डॉक्टर प्रताप से गर्म पानी लाने को कहते हैं और बसंत को इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, यानी उस दर्द को थोड़ा कम करने के लिए वो इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, इसीलिए प्रताप से कहते हैं कि गर्म पानी लेके आओ। फिर बसंत कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, इतना खर्च नहीं उठा सकता, क्योंकि स्क्रीन कराने की बात हो रही थी, वहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे थे और वो पंडित राजकिशोर जी एम्बुलेंस बुला रहे थे। वो तो बसंत डर जाता है कि मैं गरीब लड़का हूँ, इतना सब नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उस पर पंडित राजकिशोर जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम उन सब की चिंता मत करो, तुम चुपचाप लेटे रहो, ऐसे उसको तसल्ली देते हुए कहते हैं। और डॉक्टर से कहते हैं कि आप यहीं रहें, इसे किसी भी कीमत पर बचाना है, आप यहीं रहिए, इसे किसी भी कीमत पर बचाना है, क्योंकि यह गरीब ज़रूर है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, वो है ईमानदारी, यानी प्रामाणिकता जो बोलते हैं कन्नड़ में, ईमानदारी। और डॉक्टर से कहते हैं कि आप कहीं मत जाइए, इसकी जांच कीजिए, एम्बुलेंस आने तक आप यहीं रहिए, उसकी देखभाल करते रहिए, एम्बुलेंस में हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, क्योंकि इसको बचाना ज़रूरी है। कारण यह है कि इसमें एक दुर्लभ गुण है जो सभी में नहीं होता, हर किसी में नहीं होता, वो गुण है ईमानदारी। प्रताप की सहायता से डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। प्रताप भाई का सिर पकड़ लेता है, यानी उसको तसल्ली देते उसके सिर की तरफ बैठ के उसका सिर पकड़ लेता है। बसंत दर्द से होंठ भींच कर रह जाता है, यानी इंजेक्शन जो लगाते हैं, इंजेक्शन के दर्द से भी वो होंठ भींच कर रह जाता है, यानी दर्द को सहता है, पर्दा गिरता है। तो यहाँ पर एकांकी समाप्त होती है। तो देखा बच्चों आपने, एकांकी एक घटना को लेकर, पूरी जीवन कथा नहीं होती, कोई एक घटना को लेकर। यहाँ पे एक घटना खत्म हुई है, आगे और भी हुआ होगा कि उसको वो ठीक हुआ क्या, उसके बाद उसने क्या किया, पढ़ाई की क्या है, वो सब बचा हुआ नहीं लिखा है। यहाँ पे नाटक में क्या होता है, उसका अंत तक होता है कि सुखांत हो या दुखांत, नाटक में अंत होता है। लेकिन एकांकी में क्या होता है, वो घटना खत्म होती है, बस वो घटना का मुक्ताय होता है ना, वो घटना खत्म होती है। तो यहाँ भी ये बस बसंत की एक्सीडेंट वाली घटना खत्म होती है। वहाँ पे ये कह दिया जाता है कि बसंत को डॉक्टर के पास लेके गए। तो यहाँ पर ये थी बसंत की सच्चाई, एकांकी का सारांश। आशा करती हूँ समझ में आया होगा बच्चों। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। यदि कोई दुविधा या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। यदि अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।